माइंड जो है वो ब्रेन से अलग नहीं है। माइंड को समझना है तो ब्रेन को समझना होगा। उसमें ये होता है कि एक मैग्नेटिक कॉइल आपके सिर के ऊपर लगाई जाती है जिससे कुछ मैग्नेटिक इम्पल्सेस दिए जाते हैं। नेचुरल बात है कि अगर कोई बंदा डिप्रेस होता है तो उसके बोलने के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आते हैं। सो डू यू थिंक कि AI in the future will be in a position to provide therapy to the people, या एक तरीके से काउंसलर का भी रोल प्ले कर सकता है? India, a country of 140 crore people, which is considered to be one of the fastest growing country, is also a home to the most common disorders, which are anxiety and depression. An estimate of 57 million people, which is 18% of global estimate, is considered to be depressed. एक डिलॉयट का सर्वे हुआ था जहां करीब 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया गया था। उनमें से 60% लोगों में ये पाया गया दैट दे ऑफन फील डिप्रेस्ड। उनमें सिम्टम्स भी पाए गए डिप्रेशन के, और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि दे हैव अ कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ सैडनेस, एजिटेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। 15% इंडियंस में ये पाया जाता है कि they are suffering from some kind of mental disorder, and 1 in every 20 Indian is depressed. India में for every 1 lakh people there are only 0.7 psychiatrists or mental health professional. But कहते हैं ना कि जहाँ पे मुश्किल होती है वहाँ पे कोई ना कोई एक सोल्यूशन भी लेके आता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नितिन गुप्ता, who is actually working in the space of building therapeutic interventions via technology which is completely application based. अपने इंजीनियरिंग के जज्बे को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने पास्ट में IIT के JEE रैंक 1 भी होल्ड किया, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। वेलकम नितिन टू हील इट। हील इट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करता है वाया डिसेमिनेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ। सो हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे और वी वुड वांट टू नो अबाउट द बैकग्राउंड कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या स्कूलिंग रही। सो प्लीज़ टेक अस थ्रू योर जर्नी। थैंक यू सागर फॉर हैविंग मी हियर। और आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ यहाँ पे आज बात कर पा रहा हूँ। थैंक यू। मैं ओरिजिनली राजस्थान से हूँ। ईस्टर्न राजस्थान में एक छोटा सा शहर है भरतपुर। ओके। वहीं पे मेरा जन्म हुआ, वहीं पे मैं बड़ा हुआ। तो मेरी स्कूलिंग 10th क्लास तक मैं वहाँ पे की और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि IIT जैसी कोई चीज़ होती है। ओके। और बहुत अच्छा कॉलेज है। ये कौन सा साल था? ये मैंने अपना 10th क्लास 1998 में फिनिश किया। ओके। और उससे तभी पिछले उसके 1-7 साल पहले ही मुझे IIT के बारे में पता चला। उससे पहले मैं जानता भी नहीं था। ओके। फिर आसपास पता किया कि IIT का क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है, तो पता चला कि IIT JEE नाम का कोई एग्ज़ाम होता है। अच्छा। फिर अब वहाँ पे अपने स्कूल के टीचर से पूछा तो उनको कोई आइडिया नहीं था। फिर एक फ्रेंड का ब्रदर ने बताया कि वो कोटा में इसके बारे में पढ़ाई होती है। राइट। तो राजस्थान का ही हूँ चूँकि मैं, तो कोटा पास ही था, तो मैं अपनी 11th-12th की पढ़ाई कोटा करने चला गया और फिर मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया वहाँ से। मतलब एक टाइम ऐसा कि आपको पता भी नहीं कि IIT JEE क्या होता है, और उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे IIT सिर्फ क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात थी, बट आप तो रैंक 1 ले आए। सो इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। रैंक 1 मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। कभी मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि क्या रैंक आएगी। 11th-12th में पढ़ाई करने के लिए मैं कोटा गया। वहाँ पे जैसा कि कॉमन था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैंने भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और अपने 11th-12th की पढ़ाई की। मैं कोई ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था, एक नॉर्मल स्टूडेंट था जो कि अपने एक नॉर्मल टाइम से पढ़ाई करता था। एक अच्छा रूटीन मेंटेन किया मैंने वहाँ पे। रात को 7-8 घंटे सोता था। ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं किया, बस एक नॉर्मल पढ़ाई। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि वो एग्ज़ाम अगर किसी और दिन होता या कुछ सवाल कुछ और होते तो हो सकता है कुछ और रैंक आ जाती। तो थोड़ा सा इसमें एक लक फैक्टर भी मैं मानता हूँ कि उस दिन मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही और मुझे ये रैंक मिली। यू वेंट ऑन टू स्टडी अब्रॉड। आपने इंटर्नशिप भी स्वीडन में की, राइट? फिर देन आपने जो आपका PhD का सब्जेक्ट था वो भी आपने UC सैन डिएगो में किया। देन पोस्ट डॉक आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किया। तो क्या मोटिव था आपका इन सब का?
टेक अस थ्रू। आईआईटी क्लियर करने के बाद मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और शुरू के 2-2.5 साल तो मैं एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मुझे अच्छा भी लगा, कंप्यूटर साइंस में बहुत मज़ा भी आ रहा था, लेकिन एक थोड़ा सा एक इंटरेस्ट था कि कुछ इसकी एप्लीकेशंस ढूंढी जाएँ कि कहाँ पे मेरी जो नॉलेज बन रही है कंप्यूटर साइंस की, जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, उसका मैं सोसाइटी में कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। 2001 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हुआ था। कि जो ह्यूमन की जो डीएनए सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस करीब 10 साल के एफर्ट के बाद 2001 में पब्लिश हुई। तो पहली बार लोगों को पता चला कि ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस क्या है, और फिर एक बहुत एक्साइटमेंट था कि ये जो डेटा निकल के आया है, इसको हम एनालाइज करके ह्यूमन डिजीज़ के बारे में कुछ स्टडी कर सकते हैं। और ये डेटा मतलब गीगाबाइट्स में था, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट आई कि कैसे इसको एनालाइज किया जाए। बिल्कुल। तो तब मुझे लगा कि जो मैं स्किल सीख रहा हूँ उसका कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हो सकता है। और एक और बहुत अच्छी बात ये हुई कि आईआईटी कानपुर में उसी समय बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चालू हुआ। अच्छा। तो मुझे वहाँ से कुछ कोर्सेज करने का मौका मिला। उसके बाद जैसे आपने बोला कि कुछ इंटर्नशिप्स मैंने की इंडिया में भी, और फिर स्वीडन में एक इंटर्नशिप मुझे मिली। तो उससे मुझे आइडिया लगा कि कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड को कैसे हम बायोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो बस एक के बाद एक इस तरह से चीज़ें होती गई, कोर्सेज, इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप करने के बाद 3rd ईयर में इंटर्नशिप करने के बाद जब 4th ईयर में डिसाइड करना था कि आगे क्या करना है, तब मेरे पास आ रही ऑप्शंस थे। एक समय में मैं सोचता था कि मैं जॉब में जाऊं या कोई स्टार्टअप करूं। एक बार मैंने आईएएस के लिए भी सोचा। लेकिन एक बार रिसर्च का जो टेस्ट लग गया तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ ये रिसर्च ही है। एक बार खून लग जाए तो। फिर मैंने पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया अपने 4th ईयर में। एंड लकीली आई गॉट दिस ऑफर फ्रॉम यूसी सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से। और बस मैं वहाँ चला गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद एक बार पीएचडी चालू हुई तो फिर उसमें रिसर्च में मैं घुसता चला गया। आई थिंक आपका पोस्ट डॉक में आपका जो सब्जेक्ट एरिया भी जो था वो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस था। तो व्हाट वर योर फाइंडिंग्स व्हाइल यू वर परस्यूइंग दिस? पीएचडी करते करते मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ब्रेन के बारे में डेवलप हुआ कि ब्रेन आखिर काम कैसे करता है। कैसे, मतलब ये कैसे आया? थोड़ा सा मुझे बचपन से कह सकते हैं या थोड़ा सा लेट टीनेज में एक इंटरेस्ट था कि हम कौन हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारी मेमोरी क्या है, क्या ये दुनिया जो हम देख रहे हैं वो क्या है। उस टाइम पे इंडिया में इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा था फिलोसॉफिकल चीज़ों का, मतलब महाभारत भी चल रहा था, वो सारी चीज़ें भी थी। तो हु एम आई, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी आ रही थी। इंडिया हमेशा से ही एक लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी रहा है। और हम सब लोग बचपन में रामायण, महाभारत, ये सब सीरियल्स देख के ही बड़े हुए हैं। पर वो इंटरेस्ट एक सेपरेट इंटरेस्ट था जो आई थिंक बहुत लोगों को होता है। लेकिन जैसे जैसे एक पीएचडी प्रोग्राम के दौरान आप अपने डिपार्टमेंट की या अपने फील्ड का स्टडी तो करते ही हैं, आपको और भी मौका मिलता है कि आप और टॉक्स में जाएं, और चीज़ों के बारे में देखें। तो सैन डिएगो में जहाँ मैं था वहाँ पे न्यूरो साइंस का बहुत बड़ा हब है, काफ़ी सारी लैब्स हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ टॉक्स अटेंड किए, कुछ कोर्सेज अटेंड किए। तो एक चीज़ तो समझ में आई कि ये जो भी हम बड़े बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ब्रेन के, अल्टीमेटली वो सब माइंड के बारे में है कि माइंड कैसे काम कर रहा है। और माइंड जो है वो ब्रेन से अलग नहीं है, जो ब्रेन जो काम कर रहा है वही माइंड है। तो मुझे लगा कि अगर माइंड को समझना है तो ब्रेन को समझना होगा, और उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, कैसे ब्रेन काम करता है वो समझना होगा। और धीरे धीरे मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट ही अपने पीएचडी के दौरान एक साइड स्टडी करता था। लेकिन पीएचडी ख़त्म होने पे मैंने सोचा कि आई वांट टू मेक दिस एज माई मेन फोकस, कि अपना एज ए साइड की जगह लेट मी स्विच, एक जंप करता हूँ। और मैंने थोड़ा कंसल्ट भी किया लोगों से कि क्या एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन, एक प्रोग्रामर के बजाय अगर मैं एक एक्सपेरिमेंटल न्यूरो साइंटिस्ट बन जाऊँ तो वो ट्रांजिशन कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने डिस्करेज किया कि एक कुछ जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा, या वो जो एक लेवल अचीव किया है फिर एक आपको शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर इंटरेस्ट है तो करना चाहिए। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी काम आएगा।
और जब मैंने पीएचडी ख़त्म की तो उसके बाद पोस्ट डॉक पोजीशंस के लिए अप्लाई किया और यूसीएसडी में ही मुझे एक कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस लैब में एक मौका मिला ह्यूमन ब्रेन पे काम करने का। तो मैंने वो ज्वाइन किया। वो लैब एक्चुअली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थी। अच्छा। तो ये भी एक तो आपने काफ़ी काउंसलर्स या साइकियाट्रिस्ट के साथ भी वहाँ पे काम किया होगा? हाँ, साइकोलॉजिस्ट मतलब रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ काफ़ी काम किया और कुछ जो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट हैं उनसे भी बात करने का मौका मिला। तो वहाँ पे जिस क्वेश्चन पे मैंने काम किया वो ये था कि अगर आप अलग अलग स्टिमुलस को देखते हैं एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलरली हम लोग फूड स्टिमुली को देख रहे थे कि आपके सामने कोई अट्रैक्टिव फूड है जो आपको बहुत पसंद है वर्सेस समथिंग कि जो कम पसंद है, तो वो आपके ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर रहा है देखते ही। तो इस तरह की स्टडीज़ करने के लिए हम लोग कुछ कंप्यूटर पर साइकोलॉजिकल टास्क बनाते हैं कि आपकी सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर अलग अलग तरह के फूड आइटम्स आएंगे और उसी समय एक टेक्निक होती है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS। उसमें ये होता है कि एक मैग्नेटिक कॉइल आपके सिर के ऊपर लगाई जाती है जिससे कुछ मैग्नेटिक इम्पल्सेस दिए जाते हैं। वो मैग्नेटिक इम्पल्सेस ब्रेन में थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं और उसका इफेक्ट आपका ब्रेन से होते हुए हाथ की मसल्स तक आता है। और वो इफेक्ट कितनी जल्दी और कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि आपका ये मोटर सिस्टम जो है कितना एक्टिवेटेड है। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया कि जो लोग, अगर आप कोई अट्रैक्टिव फूड देख रहे हैं तो मोटर सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है ज़्यादा कंपेयर टू लेस अट्रैक्टिव फूड्स, इवन बिफोर यू नो कि आपको कुछ एक्शन लेना है। पहले सोचा जाता था कि अगर आप कुछ एक्शन लेना है तो मसल्स एक्टिवेट होंगी, लेकिन इवन बिफोर एक्शन वो एक्टिवेशन आ रहा था। उसके बाद में मैं और डिटेल में जानना चाहता था कि एक्चुअल में जब आपने उस फूड आइटम को देखा तो एग्जैक्टली क्या क्या लेवल ऑफ प्रोसेसेस हुए कि आपका वो मोटर एक्टिवेशन बढ़ा। लेकिन देन आई रियलाइज कि ह्यूमन ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट कर पाना मुश्किल है क्योंकि हम इंडिविजुअल न्यूरॉन लेवल पे नहीं जा सकते। और वो एक लिमिटेशन मुझे नज़र आई, एटलीस्ट जिस डिटेल में मैं जाना चाहता था उसके लिए। उसके बाद मैंने एक सेकंड पोस्ट डॉक किया जो कि NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ US में था। तो वहाँ जाकर मैंने एक्सपेरिमेंटल जो एक बेसिक न्यूरोसाइंस है वहाँ पे उसमें काम शुरू किया कि हम इंडिविजुअल न्यूरॉन लेवल की एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। और वहाँ पे मैंने इंसेक्ट्स पे काम करना चालू किया। जैसे इंसेक्ट्स हैं, ग्रास हॉपर्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, मॉथ्स, लोकस्ट। नितिन, आपने बताया कि यू आर डेवलपिंग एन ऐप टू एक्चुअली हेल्प पीपल हु आर फेसिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या कोई भी मेंटल हेल्थ का उनको इशू आता है, तो यू आर एक्चुअली डेवलपिंग दैट। तो ये कैसे पॉसिबल कर रहे हो आप, मेरे को ये समझना है। तो हमारी ऐप में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक जो पहला स्मॉल कंपोनेंट है दैट इज़ अ सिंपल क्वेश्चनएयर दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि किस लेवल पे सिम्टम्स हैं, एंड देन द मेन पार्ट ऑफ द ऐप इज़ द थेरेप्यूटिक पार्ट। कि अगर आपके अंदर डिप्रेशन की या एंजाइटी की सिम्टम्स हैं तो एक थेरेप्यूटिक कंटेंट है दैट विल हेल्प यू इन ओवरकमिंग इट। तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चनएयर का, वो तो स्टैंडर्ड क्वेश्चनएयर जो। तो ये प्रिपेयर कौन करता है ये क्वेश्चनएयर्स? ये क्वेश्चनएयर्स ऑलरेडी फील्ड में एग्जिस्टिंग हैं जो कि कई स्टडीज़ में जिनको टेस्ट किया गया है और पाया गया है कि ये क्वेश्चनएयर्स आर वैलिड। तो क्वेश्चनएयर्स में बेसिकली 9, 10, 15 इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, दीज आर सिम्टम बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे यूज़र से पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल पिछले 2 वीक्स में कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि आपको उठने का मन नहीं कर रहा, बेड से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। तो यूज़र कह सकता है कि मुझे हाफ ऑफ द डेज ऐसा हुआ या लेस देन हाफ ऑफ द डेज ऐसा हुआ या ऑलमोस्ट एवरी डे ऐसा हुआ। तो वो एक सिम्टम हो गई। इसी तरह से अलग अलग सिम्टम्स के बारे में पूछा जाता है। और उन क्वेश्चंस का फिर एक एग्रीगेट स्कोर बनता है एंड दैट स्कोर टेल्स यू कि आपकी सिम्टम्स कितनी सीवियर हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सीवियर हैं या नहीं है। तो इसकी स्केलिंग क्या रहती है? मतलब रेंज क्या रहती है इनके आंसर्स या उसकी? तो ये अलग अलग क्वेश्चनएयर्स की अलग अलग रेंज है। हम लोग जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चनएयर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनएयर 9। तो उसमें 9 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन का स्कोर 0, 1, 2 या 3 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। तो ये 9 क्वेश्चंस टाइम्स 3, 27 इज़ द मैक्सिमम स्कोर। तो एक 0 से 27 तक का हमें एक स्केल मिल जाता है। उस स्केल में आपका स्कोर अगर 4 तक है
तो हम मानते हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं है, 5 to 9 है तो मानते हैं कि माइल्ड हैं, Okay. इसी तरह से 10 to 14 है तो मॉडरेट है। ओके तो एक अलग अलग रेंजेस हमें मिल जाती हैं, और वो तो ये क्वेश्चंस यूज़र खुद आंसर कर सकता है अपनी सिम्टम के बेसिस पे, ओके। और एक अप्रॉक्सीमेट स्कोर मिल जाता है। तो इस स्कोर के बेसिस पे डायग्नोसिस किया जाता है? हाँ, अच्छा। एंड लेकिन इस डायग्नोसिस को हम क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं बोलते, क्योंकि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है, लेकिन दिस गिव्स अस एन अप्रॉक्सीमेट स्कोर, Okay. जो कि बहुत स्टडीज़ में देखा गया है कि इट इज़ वेरी वेल कोरिलेटेड विद जो कि डॉक्टर का डायग्नोसिस होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने वो टेस्ट ले लिया, मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्कोर आया और मेरे शायद माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स आए, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी एज अ यूजर? राइट, तो अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड या मॉडरेट भी आते हैं तो वी रिकमेंड कि आप फिर वो थेराप्यूटिक प्रोसेस चालू करें, अच्छा। विच इज़ बेसिकली लर्निंग अबाउट, इन अ वे यू कैन से इट्स लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, कि आपके जनरली इन डिसऑर्डर्स में प्रॉब्लम ही होती है कि आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। अच्छा। आप एक नेगेटिव तरीके से ज़्यादा सोचने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज़ आप एक स्टूडेंट हैं और आपने एक एग्ज़ाम दिया और आपकी उसमें एक ख़राब ग्रेड आई, डी ग्रेड आई मान लीजिए। एक केस ये हो सकता है कि आप सोचें कि मैंने इस बार पढ़ाई कम की थी इसलिए मेरी ग्रेड कम आई है, दैट मीन्स आई हैव टू वर्क हार्डर नेक्स्ट सेमेस्टर, और मुझे सुधारना है। राइट। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप सोचें कि यार डी ग्रेड आई है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा क्या होगा, सेल्फ लोडिंग। हाँ। तो पहले केस में आप सोचेंगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मुझे बहुत मेहनत करनी है, आपकी फीलिंग या इमोशंस ये होंगी कि थोड़ा सा आप एक्टिव फील करेंगे, कुछ एक मोटिवेशन होगा, राइट। और आपके थॉट्स भी उस तरह से होंगे। सेकंड केस में आप सोच रहे हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, आपकी इमोशंस ये होंगे कि आप सैड हो जाएंगे, आपका बिहेवियर ये होगा कि आपका बेड से बाहर निकलने का भी मन नहीं करेगा, आप और पड़े रहेंगे। अगर आप और बेड में पड़े रहेंगे तो फिर वो एक साइकिल बन जाएगी कि आपकी नेक्स्ट टाइम भी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, फिर आप अपने आप को और कहेंगे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। राइट। तो एक विशियस लूप बन जाता है। राइट। और जो थेराप्यूटिक कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका पर्पज़ यही है कि कैसे इस विशियस लूप को तोड़ा जाए। तो नितिन, मेरे को ये जानना था कि जैसे मान लीजिए आज एक कोई सिचुएशन हुई और उसके बेसिस पे मैंने टेस्ट दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता 2 हफ्ते बाद मेरा कोई और सिचुएशन हो और मे बी जो मेरा स्कोर आज है वो 2 हफ्ते बाद कुछ दूसरा हो। राइट। तो उसमें आप क्रोनिक इलनेस जो हो गई या क्लिनिकल इलनेस हो गई, उसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो? राइट। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से अगर कोई पर्सन ख़राब फील कर रहा है तो उसे हम डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं कहेंगे। अच्छा। वो एक मोमेंटरी या एक टेम्पररी फेज़ है जो सबके साथ आता है। अगर घर में कोई ट्रेजेडी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर केस में ख़राब आई है, तो इट इज़ नेचुरल कि आप उस टाइम ख़राब फील करेंगे। उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हम नहीं कहेंगे। राइट। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तब बनती है जब वो फेज़ आगे चलता रहता है, जब वो सिचुएशन ख़त्म हो गई उसके बाद भी आप उसी नेगेटिव मोड में सोच रहे हैं और एक वो परमानेंट बनने लगता है, तब हम कहते हैं कि ये एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके। तो ये जो क्वेश्चनेयर्स बने हैं ये बहुत स्पेसिफिकली ये पूछते हैं कि आप एक लंबे टाइम तक कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा। नॉट बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर इवेंट, ओके, बट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो जैसे आपने ये बताया कि ये तो सारा बिहेवियरल बेसिस पे होता है, राइट? एंड बिहेवियरल की अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉमन जो होती है वो होती है CBT, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो काउंसलर्स देते हैं। राइट। तो आपका ऐप ये कैसे CBT प्रोवाइड करता है? एंड सेकेंडली कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थेरेपी लेने के लिए ट्रस्ट बिल्ड होना। तो काउंसलर्स में जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तभी पेशेंट आके बात करता है, राइट? तो इसमें तो लेकिन बात हो नहीं रही है ऐप में, तो फिर आप ये कैसे इंश्योर कर रहे हो? राइट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि CBT हम कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं और दूसरा ट्रस्ट कैसे बना पाते हैं। राइट। तो CBT के साथ अच्छी बात ये है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है। CBT में बेसिकली CBT वर्क्स ऑन दिस आइडिया कि ये जो एक नेगेटिव विशियस लूप बन जाता है आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का, इस विशियस लूप को कैसे तोड़ा जाए। ओके। और ये थॉट्स पे भी और बिहेवियर पे भी साथ साथ काम करता है। ओके। थॉट्स में जनरली ये होता है कि हमारे बहुत सारे नेगेटिव बायस आ जाते हैं, जैसे कि किसी भी इवेंट को हम
ज़्यादा नेगेटिव लेंस से देखते हैं। एक तरह से एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपने एक ऑरेंज कलर का चश्मा लगा रखा है तो आपको बाहर की सारी चीज़ें ऑरेंज ही दिखाई देंगी। तो ऐसा ही अगर आपने एक नेगेटिव लेंस लगा रखा है तो आप हर इवेंट को एक नेगेटिवली इंटरप्रेट करेंगे कि अगर आपके फ्रेंड ने आपसे बात नहीं की तो रेदर देन थिंकिंग कि वो बिजी होगा, आप ये सोचेंगे कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। राइट। थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो इसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। ओके। और अलग अलग तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, जैसे मैक्सिमाइजेशन, कि अगर आपके साथ कोई चीज़ थोड़ी ख़राब हुई तो आप एम्पलीफाई, हाँ, आप सोचेंगे कि हमेशा ही ख़राब होगी। तो इस तरह के अलग अलग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जिसके बारे में हम यूज़र्स को एजुकेट करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। और इन डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको कुछ एक्सरसाइजेज दी जाती हैं कि अपनी सिचुएशंस में वो आइडेंटिफाई करें। तो ये तो थॉट वाला पार्ट हुआ। फिर बिहेवियर पे साथ के साथ काम किया जाता है कि उनको कैसे एक्टिव किया जाए। ओके। तो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको क्या फिज़िकल हॉबीज़ थी, किसी को जॉगिंग पसंद है या वॉकिंग पसंद है, राइट, या कुछ खेलना पसंद है। तो वी ट्राई टू सेट अप दैट रूटीन। तो वो ऐप के थ्रू उनका एक पैटर्न बनाने की कोशिश की जाती है। उनसे एक टाइम पूछा जाता है कि किस टाइम पे आप रनिंग जाना चाहेंगे। ओके। उस टाइम पे हम उनको एक अलर्ट देते हैं टू एनकरेज दैट बिहेवियर। ओके। तो बिहेवियर और थॉट्स पे जब साथ साथ काम होता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यूज़र उस नेगेटिव लूप से बाहर आ जाए। राइट। और ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो अब ये सब प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा जब यूज़र उस ऐप को एक प्रॉपर तरीके से लंबे टाइम तक यूज़ करे। ओके। और वहाँ पे ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है ऐप्स में। और ये एक अभी भी एक डिफ़िकल्टी है ऐप्स में। आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि अगर आप एक ह्यूमन के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा एक फीलिंग रहती है कि मैं एक एक्सपर्ट के पास जा रहा हूँ, यू ट्रस्ट। और आपका एक उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी होता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट, तो आप सीरियस होते हैं। ऐप में वो चीज़ लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस ट्रस्ट को बढ़ाया जाए। ओके। एक चीज़ जो इसमें हेल्प करती है वो ये कि अगर ऐप साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, अगर कोई रिसर्च स्टडी हुई है जिसमें बहुत लोगों ने उस ऐप को यूज़ किया, उसका आउटकम अच्छा आया अगर, तो दैट प्रोवाइड्स साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी कि ये ऐप रिलायबल है, और उस तरह का डेटा यूज़र को भी हेल्प करता है ट्रस्ट बनाने में। तो आपके जैसे कोई और ऐप्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, मतलब इंडियन लैंडस्केप में या बाहर कहीं? मतलब आई हैव हर्ड ऑफ अ फ्यू एप्स, बट इफ यू कैन हेल्प अस आइडेंटिफाई सम मोर एप्स। हाँ, एक्चुअली आज की तारीख में बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं, CBT भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम इन ऐप्स में ये है कि ये वही जो साइंटिफिक वैलिडेशन है वो लैकिंग है। ओके। कि बहुत सारी ऐप्स किसी स्टार्टअप ने या किसी प्रोग्रामर ने जल्दी से बना दिया, लेकिन उस ऐप का एक प्रॉपर साइंटिफिक ट्रायल हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। ओके। क्योंकि इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि क्या वो ऐप इफ़ेक्टिव है, जो चीज़ वो क्लेम कर रही है, कि क्या वो CBT पर या साइंटिफिक टेक्निक्स पर बेस्ड है, एंड इज़ इट एबल टू रिड्यूस द सिम्टम्स एज इट इज़ क्लेमिंग। और दूसरा ये कि क्या वो कोई और नुकसान तो नहीं कर रही, जो भी कंटेंट है उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। I think in the past there was this one incident where an app revealed the customers who were taking therapy through the app. वो भी एक चीज़ हुई थी क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ये भी चाहते हैं कि एक एनोनिमिटी बनी रहे। राइट। क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आ जाता है मेंटल हेल्थ का, एंड नो वन रियली वांट्स टू पुट इट आउट लाउड कि मेरे को ये चीज़ है। तो आई थिंक लॉट ऑफ एप्स हैव आल्सो फेल्ड बिकॉज ऑफ इट। राइट। मेंटल हेल्थ में एक स्टिग्मा एक हमेशा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। No one wants to accept or reveal that they have these problems. और ऐप्स को भी ये चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि वो प्राइवेसी को मेंटेन करें। राइट। एक वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा, टर्म यूज़ करना चाहूँगा, जिसे मैं कहूँगा स्पेसिमेन। ठीक है। तो आई थिंक राइट नाउ सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ बिग रोल, राइट? और कुछ इस टाइप के आपके पास स्पेसिमेन आते हैं, या इस टाइप के स्पेसिमेंस का आपने बिहेवियर स्टडी किया है कि इनका क्या रहता है पैटर्न आपके ऐप के थ्रू, या किसी और ज़रिए आपने अगर स्टडी किया हो तो? हमने सेपरेटली तो एनालाइज नहीं किया,
लेकिन ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि सोशल मीडिया जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। आई थिंक उसका एक रीज़न ये है कि सोशल मीडिया में आपको एक बायस्ड कंटेंट मिल रहा है। मतलब यू आर ऑल सीइंग कि एवरीवन इज़ पोस्टिंग देयर बेस्ट फोटोज़, एवरीवन इज़ पोस्टिंग अबाउट देयर बेस्ट टाइम्स। एज ए यूज़र अगर आप या एज ए कंज्यूमर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि हर आदमी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे साथ ख़राब हो रहा है, या मेरी लाइफ उतनी ग्लैमरस नहीं है या उतनी फन नहीं है जितनी बाकी लोगों की दिख रही है। इट्स अगेन, अगर आप ऑलरेडी अगर एक बार नेगेटिव लूप में आ गए तो दिस इज़ जस्ट एनकरेजिंग दैट नेगेटिव लूप कि आपकी लाइफ औरों से ख़राब है और आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें सेल्फ लोडिंग, सेल्फ हार्म के भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसीज आ जाती हैं। राइट। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया में भी ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। राइट। आई थिंक अपनी सोसाइटी में पिछले कुछ सालों में जब से स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ा है और डेटा अवेलेबिलिटी काफ़ी सस्ती भी हो गई है और काफ़ी वाइड स्प्रेड भी हो गई है, तो दिस इज़ अ वेरी न्यू फिनोमिनन एंड वी आर नॉट यूज्ड टू हैंडलिंग इट। एक अभी ऐसी सिचुएशन है कि यंग जनरेशन में सबके पास है, बट एक वो सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है। नितिन, जैसे कि हमने देखा कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है इंडिया में बहुत ही कॉमन होते जा रहा है, राइट? एंड द ग्राफ हैज़ डेफिनेटली सोड हाइड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है? और सोशल मीडिया के आने से भी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन और जैसे जो आपने लूप का बताया वो भी बहुत कॉमन होते जा रहा है। तो आज के टाइम पे इंडिया में रिसर्च और स्टडीज़ क्या बताती हैं? सर्टेनली नंबर्स आर इंक्रीजिंग। जो एक 5% नंबर है डिप्रेशन की प्रेवलेंस का, वो भी आई थिंक एक अंडर एस्टिमेट ही है। ओके। क्योंकि दैट इज़ द नंबर फॉर पीपल जो कि क्लिनिकली डायग्नोज्ड हैं, जिनको सर्टिफाइड डिप्रेशन है। राइट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने क्लिनिकल डायग्नोसिस कभी कराया नहीं, या वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत सारी सिम्टम्स हैं उनके अंदर भी डिप्रेशन की। तो दिस इज़ अ मच वाइडर प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया एक तो डायरेक्टली जो नेगेटिव कंटेंट है वो इसको इंक्रीज़ कर रहा है, साथ में इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द आइसोलेशन, कि जो टाइम आप पहले अपने लोग फ्रेंड से मिलने में, खेलने में साथ में स्पेंड कर रहे थे, अब वो टाइम आप अकेले में अपने फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई भी कर दिया। मतलब बैक इन द डे रेडियो, टीवी, ये सब भी चीज़ें होती थी, बट हमारे पेरेंट्स एक बहुत गाइडेड सुपरविजन भी रखते थे। आज के टाइम पे तो मतलब ये भी इतना ज़्यादा हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। एंड जितना शॉर्ट कंटेंट होते जा रहा है, ऑफ कोर्स वी आर स्पेंडिंग लेस टाइम, बट जैसे जैसे और रील्स आती जा रही हैं, दे आर जस्ट 30 सेकेंड या 20 सेकेंड देख के हम लोग वो करते ही जा रहे हैं, तो देयर इज नथिंग जो स्टोर हो रहा है। राइट। प्लस सोशल मीडिया एप्स आर डिज़ाइंड टू गिव दैट वेरी शॉर्ट डोपामाइन रश, कि इसमें आप हर टाइम पे एक लाइक का वेट कर रहे हैं, या आप एक नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि इट इज़ जस्ट मेकिंग अस यूज्ड टू दैट। तो जब एक नॉर्मल लाइफ में एक फ्रेंड के साथ बैठ के 1 घंटे हम बात कर रहे हैं और हमको वो डोपामाइन रश नहीं मिल रहा है, कि कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो वो एक बोरिंग लगने लगता है। तो इट्स जस्ट चेंजिंग द साइकोलॉजी ऑफ पीपल बाय दैट रिपीटेड पैटर्न चेंज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है एंड हम लोग AI का भी रोल देख रहे हैं, और अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि डीप फेक्स बहुत आ रहे हैं। सो डू यू थिंक कि AI in the future will be in a position to provide therapy to the people, या एक तरीके से काउंसलर का भी रोल प्ले कर सकता है क्या? बिल्कुल। आई थिंक धीरे धीरे आगे चल के AI उस स्टेज पे पहुंच जाएगा जहाँ ये रोल प्ले कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली AI जिस तरह से काम कर रहा है, इट इज़ मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन नाउ। जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम क्लोजर जा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो आई थिंक इसमें अभी भी और 5 साल 10 साल लग सकते हैं बिफोर वी रीच अ पॉइंट जहाँ हम AI को ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो एक रिलायबल काउंसलिंग प्रोवाइड कर पाए। उसके लिए बहुत डेटा की ज़रूरत होगी, बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, बहुत टेस्टिंग की ज़रूरत होगी टू मेक श्योर कि कोई गलत आंसर्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब उससे पहले हम AI को फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसमें रिस्क हैं। तो इसमें मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर एक गाइडेड सुपरविजन नहीं दिया गया तो
एआई में अभी जो प्रॉब्लम है, जो आजकल के जनरेटिव एआई जिसे हम कहते हैं, चैट जीपीटी जिसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, राइट, इसमें ये कंप्यूटर मॉडल्स हैं जो कि बहुत सारे डेटा पे ट्रेन हुए हैं और वो खुद से आंसर जनरेट करते हैं। वो एग्जिस्टिंग आंसर्स को नहीं दे रहे बल्कि वो आंसर्स खुद से जनरेट कर रहे हैं। ओके। और ये आंसर जनरेट करने का जो प्रोसेस है, इट्स बेसिकली अ प्रेडिक्टिव प्रोसेस कि आपने एक वर्ड आया, एक वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, वो कंप्यूटर मॉडल पुराने डेटा से प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके। और इस तरह से एक एक वर्ड प्रेडिक्ट करके वो एक सेंटेंस जनरेट कर रहा है। ओके। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो होती है जिसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन प्रॉब्लम, कि वो कई बार गलत फैक्ट्स को इमेजिन करके आंसर जनरेट कर देता है। राइट। और जहाँ हम एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, कोई एक डिप्रेस्ड इंडिविजुअल है और वो इस तरह के एआई मॉडल से चैट कर रहा है, वहाँ अगर उसे एक गलत आंसर मिल गया तो दैट कैन बी वेरी रिस्की। अगर वो बंदा सुसाइडल है और उसको कुछ ऐसा आंसर मिल गया जो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी को फर्दर इंक्रीज करता है, राइट, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क है एक फ्रेशली जनरेटेड आंसर्स में। इसीलिए अभी के जो हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो ऐप डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी एआई यूज़ करते हैं, लेकिन हम फ्री टेक्स्ट जनरेट नहीं करते हैं। उसमें हमारे एक्सपर्ट रिटन आंसर्स हैं। ओके। एआई का रोल उसमें लिमिटेड है कि कैसे किसी पर्सन का सेंटिमेंट आइडेंटिफाई किया जाए, इमोशन आइडेंटिफाई किया जाए, और उस इमोशन के हिसाब से प्री जनरेटेड आंसर्स जो कि वेरीफाइड हैं उनमें से ही कोई आंसर दिया जाता है। ओके। तो जिससे कि आपको इस तरह की रिस्क ना रहे। बट उसमें डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा ह्यूमन टच भी मिस आउट हो जाता है कि अगर आप प्री जनरेटेड आंसर दे रहे हो तो? हाँ, तो वही एक ट्रेड ऑफ है। हाँ, तो उसमें हम उसके कुछ ट्रिक्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे हम बजाय सेम आंसर बार बार देने के, हमारे पास एक बैंक ऑफ आंसर्स है। अच्छा। और उसमें से एक आंसर सेलेक्ट किया जाता है। जैसे अभी आप कुछ चैट कर रहे हैं तो अभी आपको एक आंसर मिलेगा आपकी करंट इमोशन के हिसाब से, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में एक दूसरा आंसर मिलेगा। तो यूज़र को ये पता नहीं चलेगा कि वो आंसर प्री जनरेटेड है। क्या वो इतना इम्पैक्ट वर्दी होगा कि इट विल सफिस माई रिक्वायरमेंट? धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। एक सर्टेनली हम हो सकता है कि आज की तारीख में हम एक एक्सपर्ट ह्यूमन थेरेपिस्ट को ना मिमिक कर पाएँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस ही नहीं है थेरेपिस्ट का, बिकॉज ऑफ द वेरी लो नंबर्स ऑफ थेरेपिस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। एक थेरेपिस्ट का एक सेशन टिपिकली 1000 to 2000 रुपीज़ पर सेशन होता है 1 घंटे का। तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस सेम चीज़ को ऐप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं तो हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं और करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। राइट। तो अगर हम एक ह्यूमन के 50% या 80% क्वालिटी भी प्रोवाइड कर पाएँ तो हमारा इम्पैक्ट काफ़ी हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। नितिन, आपने बात की थी न्यूरो साइंस की, राइट, और आपका पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है न्यूरो साइंस में, राइट। आप अभी आईआईटी कानपुर में भी आप अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आई माइट साउंड लाइक एन इडियट राइट नाउ, ठीक है, बट मैं एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछना चाहूँगा कि न्यूरॉन्स जो हैं, आप न्यूरॉन और न्यूरल पैटर्न्स भी स्टडी करते हैं, तो न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, कैसे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं एंड हाउ दे फंक्शन? हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स से बना हुआ है। न्यूरॉन्स आर बेसिकली सेल्स, जैसे स्किन के सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं जुड़े हुए हैं तो स्किन बनी है। इसी तरह से ब्रेन में बहुत सारे सेल्स हैं जो जुड़े हुए हैं और ब्रेन बना है। बस न्यूरॉन्स में फ़र्क ये होता है कि न्यूरॉन्स का शेप एक ट्री जैसा होता है कि एक कोर होगा और बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, और न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं। मतलब कि न्यूरॉन के अंदर जो वोल्टेज है वो चेंज होता है ओवर टाइम। अच्छा। और ये वोल्टेज ही न्यूरॉन की एक्टिविटी होती है कि अगर एक न्यूरॉन रेस्ट पर है तो उसका एक वोल्टेज टिपिकली -70 मिलीवोल्ट के अराउंड रहता है। ओके। लेकिन जब न्यूरॉन एक्टिव होता है तो वो वोल्टेज +50 मिलीवोल्ट तक ऊपर जाता है। तो इस तरह की वोल्टेज स्पाइक्स आती हैं। ओके। और ये वोल्टेज स्पाइक्स ही इंडिकेट करती हैं कि वो न्यूरॉन एक्टिव है या नहीं है। अच्छा। और वो न्यूरॉन कब एक्टिव होगा वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसको क्या इनपुट मिल रही है। अच्छा। तो हर न्यूरॉन को कुछ इनपुट मिलती है जो पिछले न्यूरॉन्स से कुछ वोल्टेज इनपुट मिल रहा है, और फिर वो न्यूरॉन को अगर सफिशिएंट इनपुट मिल जाती है तो वो फायर करता है
वो खुद अपना स्पाइक जनरेट करता है, और अगर सफिशिएंट इनपुट नहीं मिलती है तो नहीं करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हर न्यूरॉन एक पटाखे की तरह है कि अगर उसको सफिशिएंट चिंगारी मिली तो वो जल जाएगा, बजेगा, और अगर आपने बहुत थोड़ी सी चिंगारी दी और वो फुस हो गई बीच में तो वो नहीं बजेगा। अच्छा। और बस ये न्यूरॉन्स का पटाखों का बजना ही एक आतिशबाजी का वो एक फंक्शनिंग तैयार करता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि न्यूरॉन्स जो हैं ओवर द टाइम, जैसे अगर आपने बताया कि सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे हैं या नहीं वो पहुंच रहे हैं, तो वो डेड भी हो जाते हैं क्या? मतलब क्या रहता है? नहीं, न्यूरॉन्स एक्चुअली हमारे न्यूरॉन्स ऐसे सेल हैं जो कि बचपन में एक बार बनते हैं और वो हमारे एंड तक हमारे साथ रहते हैं। तो ये लॉन्ग लाइफ होते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूरॉन्स पैदा नहीं होते, एक बार आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं वही रहेंगे, लेकिन अब हमें मालूम है कि कुछ न्यूरॉन्स रीजनरेट भी होते हैं। अच्छा। ओवर टाइम, लेकिन ज़्यादातर न्यूरॉन्स जो हैं वो रहते हैं। तो न्यूरॉन्स, लेकिन हर न्यूरॉन हर समय एक्टिव नहीं होता। वो एक्टिव होगा जब उसको कोई इनपुट मिलेगा। हम न्यूरॉन्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं जो कि बाहर से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं अलग अलग सेंसेस से, जैसे हमारे आइज़ के अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं, हमारी नाक के अंदर ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं। तो अगर कोई लाइट आँख में आती है तो फोटो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में भेजते हैं, ब्रेन में अलग अलग लेवल्स पे प्रोसेसिंग होती है और फाइनली वो इन्फॉर्मेशन मसल्स तक आती है मोटर न्यूरॉन्स के पास। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं इस कप को देख रहा हूँ, इसमें कॉफ़ी है। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये कप से लाइट, कॉफ़ी की से लाइट मेरी आँख तक गई, फोटो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, फोटो रिसेप्टर्स ने रेटिना के अदर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया, उन्होंने ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया, ब्रेन में अलग अलग लेवल पे प्रोसेसिंग हुई और फाइनली मेरे मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए और उससे मेरी मसल्स एक्टिव हुई और मैं इस कप को उठा रहा हूँ। ओके। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग है, इसमें करीब 8-10 लेयर ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। ओके। और इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं न्यूरोसाइंस में कि ये प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। आपने जैसे बताया था कि आप लोग इंसेक्ट्स पे काम करते हैं, राइट? फ्लाइज हो गई, राइट? तो इन पे स्टडी करके आप क्या फाइंड आउट करते हैं? क्या इनसे हमारी फाइंडिंग्स निकलती हैं कि व्हाट आर वी इन अ पोजीशन टू कंक्लूड? राइट। तो ये जो न्यूरोनल नेटवर्क्स की जो स्टडी है, ये हम डिटेल में करना चाहें अगर, तो ह्यूमंस पर करना बहुत मुश्किल है। ओके। क्योंकि मैं ह्यूमंस के अंदर इंडिविजुअल न्यूरॉन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। इंडिविजुअल न्यूरॉन की एक्टिविटी देखने के लिए हमें ब्रेन के अंदर प्रोब लगानी होगी और वो ह्यूमन ब्रेन में हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। एनिमल्स के ब्रेन में हम ब्रेन को ओपन करके उसमें अलग अलग जगह प्रोब लगा कर स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा न्यूरॉन कब एक्टिव हो रहा है, कैसे न्यूरॉन एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि इन्फॉर्मेशन ब्रेन की एक लेयर से दूसरी लेयर तक कैसे जाती है। अच्छा। अब इसमें सवाल ये आता है कि क्या हम इंसेक्ट्स पे स्टडी करके या माइस पे स्टडी करके ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ समझ सकते हैं? राइट। हम समझ सकते हैं और उसका रीज़न ये है कि जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, वो एक बेसिकली सेम स्ट्रक्चर होता है। ओके। सारे एनिमल्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक सेम तरीके से इवॉल्व हुए हैं और बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मेंटेन्ड हैं। तो न्यूरॉन का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ब्रांचिंग पैटर्न है, जो उसके अंदर के केमिकल कंपोनेंट्स हैं, वो लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होते हैं। ओके। जो मैंने पहले बताया था कि न्यूरॉन की एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वोल्टेज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, राइट, वो सारे न्यूरॉन्स में सेम होता है। तो हम इंसेक्ट्स पर इन चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी जो बहुत सारी नॉलेज जो आज ह्यूमंस के बारे में है, वो इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करके ही है। आई थिंक बैक इन 70s और 80s में भी काफ़ी ज़्यादा लैब एक्सपेरिमेंट्स होते थे। जैसे आपने बताया माइस पे, आई थिंक चिंपैंजीज पे भी काफ़ी हुए थे या मंकीज पे भी काफ़ी हुए थे। तो क्या वो स्टडीज़ जो हुई थी उसकी रेलेवेंसी क्या है आज के टाइम पे और उनसे हमें क्या पता चलता है? हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट्स
पिछले कई दशकों में होते हुए आए हैं। इन सब के थ्रू ही हमारी जो आज की न्यूरोसाइंस की अंडरस्टैंडिंग है वो बनी है। ओके। आपने कुछ एनिमल्स के नाम लिए, ऐसे ही और भी एनिमल्स हैं। तो सबसे अगर मैं छोटे से चालू करूं तो एक बहुत छोटा सा वर्म होता है जिसको हम कहते हैं सी एलिगेंस। ओके। तो ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजी में जिसको अलग अलग टॉपिक्स के लिए स्टडी किया जाता है। तो सी एलिगेंस में सिर्फ 302 न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा। पूरे ब्रेन में। ओके। और उन सिर्फ 302 न्यूरॉन से वो एनिमल क्या खाना है, कहाँ मेट है, अच्छा, कैसे खतरे से बचना है, वो सब डिसाइड कर पाता है, अपना पूरा बिहेवियर कर पाता है। ओके। तो सबसे पहले तो सी एलिगेंस का ये जो पूरा न्यूरोनल नेटवर्क है ये डिसाइफर हुआ था कि ये 302 न्यूरॉन्स क्या हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये हमें एक कंप्लीट न्यूरोनल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सी एलिगेंस में मिली और बहुत सारी चीज़ें पता चली। ऐसे ही माइस में एक एग्जांपल मैं आपको दूं, इनफैक्ट रिसेंटली उस स्टडी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था कि हम स्पेस में अगर अलग अलग जगह पर हैं, राइट, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। तो जैसे आप अभी इस रूम में बैठे हैं, आपको एक आइडिया है कि मैं इस लोकेशन पर हूँ। अगर आप चल के आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं स्पेस में आगे बढ़ गया हूँ। एक तरह का आपके पास एक जीपीएस रहता है इंटरनल, जो आपको आपकी लोकेशन बताता है। राइट। तो ये माइस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसमें ब्रेन के एक हिपोकैम्पस एरिया होता है, वहाँ पे कुछ प्रोब्स लगाए गए। ओके। और उन एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि अलग अलग लोकेशन के लिए डेडिकेटेड न्यूरॉन्स थे। ओके। जिनको प्लेस सेल कहा गया। ओके। कि अगर एक माउस एक अरीना में घूम रहा है तो वो माउस जब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचता है तो कुछ पर्टिकुलर न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। अच्छा। अगर वो दूसरी लोकेशन पे पहुंचता है तो कुछ और न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। ओके। तो इन स्टडीज से पता चला कि ब्रेन में इस तरह के प्लेस सेल्स होते हैं। अच्छा। फिर फर्दर स्टडीज से पता चला कि वो प्लेस सेल कैसे यूनिक हो पाते हैं अलग अलग लोकेशन के लिए। तो एक पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड हो पाया। ओके। इसी तरह से और अगर एग्जांपल लें, जैसे मैं सेंस ऑफ स्मेल में काम करता हूँ, तो सेंस ऑफ स्मेल में भी हमारी नोज़ के अंदर जो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हमारी आइज़ में हम कॉमनली जानते हैं कि 3 तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब 3 तरह के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए सेंसिटिव। और इन 3 तरह के कलर्स के मिक्सचर से हम सारे कलर्स देख पाते हैं। राइट राइट राइट। लेकिन ओल्फैक्शन में, सेंस ऑफ स्मेल में हमें पता चला कि हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। ओके। जो कि अलग अलग स्मेल्स को डिटेक्ट करते हैं। ओके। या अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ स्मेल्स को डिटेक्ट करते हैं। ओके। ओके। तो ये स्टडी भी 1990s में माइस में हुई थी। तो आई थिंक न्यूरोसाइंस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी हो गई है। हाँ। और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस के बाद वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू हेल्प ह्यूमंस एज वेल, अगर इफ़ दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम या कभी भी कुछ डायग्नोस होता है या कुछ, तो वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड फ्रॉम दोज रेलिवेंट रिसर्चेस कि क्या चल रहा है। राइट। इवन डिजीज़ पे अगर हम आए तो ह्यूमन डिजीज़ में जिस तरह के डिप्रेशन में कॉमनली जैसे एक टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। प्रोजैक एक कॉमन ड्रग है जो दी जाती है, तो वो इस कैटेगरी की ड्रग है। तो वो ब्रेन में सेरोटोनिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। सेरोटोनिन एक केमिकल है, राइट, जो जिसे जनरली हम कॉमन लैंग्वेज में हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। राइट। तो उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करती है। ओके। तो वो भी सेरोटोनिन, प्रोजैक या इस तरह की ड्रग्स सेरोटोनिन को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, ब्रेन में किस न्यूरॉन्स या किस प्रोटीन्स को अफेक्ट कर रही हैं, इस तरह की स्टडीज़ हम एनिमल्स में करके अच्छा अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। ओके। और फिर वो ड्रग्स ह्यूमंस में यूज़ हो पाती हैं। नितिन, जैसे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, राइट, और इंडिया में भी खासकर बहुत ज़्यादा टेक इनोवेशंस आ रही हैं। तो आगे स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की फील्ड में क्या टेक इंटरवेंशंस आ सकते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में? एक चीज़ तो सर्टेन है कि एआई का रोल धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे हमारी सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ेगी एआई की, ज़्यादा डेटा से ट्रेन होगा और ज़्यादा वैलिडेशन होगा, तो उसका रोल बढ़ेगा। एक और चीज़ मुझे जो लग रही है होगी वो ये है कि अभी इंडिया में स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन तो बहुत है, लेकिन वेरेबल डिवाइसेस की पेनिट्रेशन कम है। जैसे जैसे इनकी पेनिट्रेशन भी बढ़ेगी तो ये डेटा भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल है।
ओके तो इस डेटा को इंटीग्रेट करते हुए ऐप्स बनेंगी, ओके तो वो आपको एक बेटर आपकी एक बेटर ट्रैकिंग कर पाएंगी। ओके फॉर इंस्टेंस जैसे कुछ सालों पहले अमेज़न ने एक डिवाइस निकाली थी, अमेज़न हेलो। अच्छा वो डिवाइस क्या करती थी कि इट वाज अ फिटनेस बैंड और वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करती रहती थी। अच्छा एंड इट वाज ट्रैकिंग कि जब आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस किस तरह से मॉड्यूलेट हो रही है ओवर द डे। और एक नेचुरल बात है कि अगर कोई बंदा डिप्रेस होता है तो उसके बोलने के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आते हैं, Definitely. एक टोन में चेंजेस आते हैं। डेफिनेटली तो वो एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। दैट अलोन मे नॉट बी इनफ, बट इट इज़ अ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जिसको आपकी सिम्टम्स को डायग्नोज करने में एक हेल्प मिलती है। राइट लेकिन वो डिवाइस फेल हो गई, मार्केट से हटा दी गई, क्योंकि लोगों को एक कंसर्न था कि मेरी वॉइस कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हो रही है, राइट राइट तो वो एक बिग कॉरपोरेशन उसको कहाँ किस तरह से यूज़ या मिसयूज़ कर misuse ना सकती हो। है, तो वो डिवाइस नहीं चल पाई। यू टुक अ ट्रैजेक्टरी एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कि आप न्यूरो साइंस में आए, ठीक है। तो एज अ पर्सन हु वांट्स टू ट्रेस अ पाथ इन दिस फील्ड, उसको क्या करना चाहिए? राइट, न्यूरो साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें सभी लोग एक बहुत ही घुमा हुआ पाथ लेकर आते हैं। राइट जैसे हमारे कंट्री में या इवन बाहर भी बीटेक लेवल पे न्यूरो साइंस की कोई डिग्री नहीं होती है। लेकिन इस फील्ड में जो लोग इवेंचुअली रिसर्चर्स बनते हैं वो अलग अलग तरह की डिग्रीज लेकर आते हैं। कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई मैथमेटिशियन है। तो आप अलग अलग डिग्री से ट्रेन होकर इस Right. फील्ड में आ सकते हैं। ओके जनरली एक क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड, ओके कोई एक इंजीनियरिंग डिग्री या फिजिक्स या मैथ Science डिग्री, related साइंस रिलेटेड डिग्री ओके थोड़ी सी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि न्यूरो साइंस फील्ड में हम बहुत सारे डेटा के साथ डील करते हैं। ओके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स या मैथमेटिकल स्किल्स का एक्सपीरियंस है तो वो हेल्पफुल रहता है। ओके तो कोई भी, अगर आपके व्यूअर्स में अगर कोई भी बीटेक भी कर रहा है या कोई साइंस की ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो इस फील्ड में आ सकता है। इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी होती हैं, तो एक पीएचडी की डिग्री जनरली एक रिक्वायरमेंट है ओके इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ओके और अपने कंट्री में बीटेक के बाद पीएचडी या एमटेक के बाद पीएचडी करना अलाउड है। तो मैं इनकरेज करूँगा लोगों को कि वो इस ऑप्शन को कंसिडर करें। ओके ये ना सोचें कि मैंने न्यूरो साइंस में कभी काम नहीं किया तो मैं इस फील्ड में कैसे अप्लाई करूँ। राइट जैसे मैं आईआईटी कानपुर में हूँ, तो हमारा जो बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे कई सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो न्यूरो साइंस में काम करते हैं। राइट एंड वी आर ओपन टू एडमिटिंग पीपल Okay. जो जिन्हें इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ओके बस एक इंटरेस्ट है और उन्हें अपने जिस भी फील्ड में उन्होंने बीटेक या बीई या बीएससी किया है उसमें अगर वो वेल ट्रेंड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तो जैसे यूएसए गए, राइट, तो इंडिया में कैसा स्कोप है इस चीज़ का? इंडिया में और बाहर में बहुत अंतर नहीं है। अब ओके जो फैसिलिटीज़ बाहर की लैब्स में अवेलेबल हैं करीब करीब वही सारी फैसिलिटीज़ इंडिया में भी अवेलेबल हैं। ओके लेकिन मैंने अब चूँकि बाहर भी और इंडिया में दोनों जगह काम किया है तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इंडिया में एटलीस्ट अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आईआईटीज़ वगैरह में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि बाहर अवेलेबल हैं। नितिन, आई एम श्योर कि आप काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहे होंगे। आपके लिए कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है आपकी इस जर्नी में? मेरे पीएचडी मेंटर थे प्रोफेसर पावेल पेवजनर। ओके उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे रिसर्च में। ओके उनका जो वर्किंग स्टाइल था कि वो आपको एक प्रॉब्लम बताते थे एंड देन ही विल लेट यू एक्सप्लोर ओके कि कैसे इसे सॉल्व करना है, ओके एंड ही विल डिस्कस विद यू बट यू विल फिगर आउट द सॉल्यूशन एंड गो टू हिम। ओके तो उनका वर्किंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे मेरा साइंस में इंटरेस्ट आई थिंक तो आप सॉलिडिफाई हुआ। स्टूडेंट्स के साथ भी वही चीज़ ट्राई करते हैं इंकलकेट करने का? व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ वर्किंग? आई थिंक यू बिकम लाइक योर मेंटर्स। तो Right. जो मेरे पीएचडी मेंटर और जो मेरे पोस्ट डॉक मेंटर्स थे उन्हीं का एक कुछ मिश्रण अब मेरी स्टाइल बन गया है जो कि Right. पास ऑन हो रहा है। राइट आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा एनलाइटनिंग रही है। सो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई इंस्पायरिंग वर्ड्स अगर आप उनको देना चाहें?
आई गेस एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ को हम उसी तरह से देखें हैं जैसे हम फिज़िकल हेल्थ को देखते हैं। जैसे कि अगर फिज़िकल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं ओपनली और सॉल्यूशन लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ के प्रति भी अगर हम सेम नज़रिया अपनाएं, उसको भी एक फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम की तरह डील करें, कोई हेजिटेशन ना रखें उसको डिस्कस करने में, तो आई थिंक काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और सभी लोगों के लिए सोसाइटल लेवल पे। राइट। और एक जनरल चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिसाइड करते वक्त कि हमें क्या अप्रोच लेनी है या क्या करना है, हम एनेक्डोट्स वर्सेस डेटा में डिफरेंशिएट करें। हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसा देखा जाता है कि हम भरोसे पे, लोगों के कही हुई बातों पे जल्दी आ जाते हैं। किसी ने कहा कि ये नुस्खा अप्लाई करो, इससे फ़ायदा हुआ था, इससे उसे फ़ायदा हुआ था। ये एनेक्डोट्स हैं। राइट। कि कोई 1 और 2 और 3 एग्जांपल्स की बातों में हम आ जाते हैं। राइट। लेकिन साइंस में हम डेटा पे रिलाई करते हैं कि सेम चीज़ अगर 500 लोगों पे हुई थी और 500 में से 400 को फ़ायदा हुआ था, तो दैट इज़ मोर रिलायबल दैन कि कोई चीज़ 4 लोगों ने ट्राई की और 4 लोग क्लेम कर रहे हैं कि मुझे फ़ायदा हुआ था, और काफ़ी प्रोग्रेस कर पाएंगे। और काफ़ी। थैंक यू सो मच नितिन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप जहाँ तक भी ये पॉडकास्ट पहुँचे, जहाँ तक भी ये हमारी कन्वर्सेशंस पहुँचे, लोगों को एनलाइटनमेंट मिले, इन्फॉर्म हो, एजुकेट हो और एम्पावर हो। थैंक यू सागर।